ये था बिग बैंग। आज से 13.8 बिलियन साल पहले एक धमाका होता है। कुछ भी नहीं से अचानक से कुछ बनता है। यूनिवर्स एक छोटे से बिंदु से फैलना शुरू करता है और जन्म होता है टाइम और स्पेस का। हाँ, टाइम और स्पेस बिग बैंग के साथ ही बने थे। बिग बैंग से पहले ना टाइम था और ना स्पेस। यहाँ से खड़े होते हैं तीन बड़े सवाल। पहला, हमें कैसे पता कि बिग बैंग हुआ था? हमें कैसे पता कि यूनिवर्स फैल रहा है या सिकुड़ रहा है? दूसरा, अगर बिग बैंग से पहले स्पेस ही नहीं था तो बिग बैंग कहाँ पे हुआ था? और तीसरा, अगर टाइम की शुरुआत बिग बैंग से हुई थी तो बिग बैंग से आधे घंटे पहले या 1 साल पहले क्या था? ये सारे सवाल आइंस्टीन के दिमाग में भी आए थे। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं इस वीडियो में हर सवाल का जवाब बहुत डिटेल में दूंगा। इसमें 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, ओपन यूनिवर्स और क्लोज यूनिवर्स का। ज्यादातर लोग ओपन यूनिवर्स को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जरिए क्लोज यूनिवर्स को ही समर्थन किया था। इस वीडियो में मैं क्लोज यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट के साथ ही आगे बढ़ूंगा। साल 1915 में जब आइंस्टीन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बनाई और उस इक्वेशन को पूरे ब्रह्मांड पर अप्लाई किया, तो उन्हें समझ आया कि यूनिवर्स स्टैटिक हो ही नहीं सकता है। या तो ये एक्सपेंड करेगा या तो ये कोलैप्स हो जाएगा। आप इसे बहुत सिंपल भाषा में भी समझ सकते हैं। यूनिवर्स में है ग्रेविटी, जो हर चीज को एक दूसरे के करीब खींचती है, जैसे गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, सब कुछ एक दूसरे को खींच रहा है। तो अगर सिर्फ ग्रेविटी होती तो यूनिवर्स कब का कोलैप्स हो जाता, क्योंकि ग्रेविटी हर चीज को एक दूसरे के करीब खींच देती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी ताकत जरूर है जो ग्रेविटी के विपरीत काम करती है, जो ग्रेविटी को अपोज करती है, जो हर चीज को कोलैप्स होने से रोकती है, जो यूनिवर्स को फैला रही है। और अगर ये एक्सपेंडिंग फोर्स ज्यादा हुई तो यूनिवर्स एक्सपेंड करेगा, और अगर ग्रेविटी ज्यादा हुई तो यूनिवर्स कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन अगर दोनों बैलेंस में हुए तो ही यूनिवर्स स्टैटिक हो सकता है। और एल्बर्ट आइंस्टीन की इक्वेशन बता रही थी कि यूनिवर्स स्टैटिक हो ही नहीं सकता है। लेकिन क्योंकि उस वक्त के लोग ये मानते थे कि यूनिवर्स स्टैटिक है, तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी इक्वेशन में एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट जोड़ दिया ताकि यूनिवर्स स्टैटिक हो जाए उनके इक्वेशन के हिसाब से। लेकिन आइंस्टीन सही थे, यूनिवर्स वाकई फैल रहा था। साल 1929 में एडविन हबल ने यह प्रूफ कर दिया कि गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर जा रही हैं, मतलब ब्रह्मांड वास्तव में एक्सपेंड कर रहा है। आइंस्टीन ने कहा था, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट जोड़ना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। और जब यूनिवर्स फैल रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो किसी न किसी बिंदु से उसने फैलना भी शुरू किया होगा, और वही था बिग बैंग। अब दूसरा सवाल, बिग बैंग हुआ कहां पर था? क्योंकि स्पेस की शुरुआत ही बिग बैंग के साथ हुई थी। बिग बैंग से पहले तो स्पेस भी नहीं था, और जब स्पेस ही नहीं था तो बिग बैंग कहां पर हुआ था? चलिए देखते हैं। मान लेते हैं बिग बैंग एक गुब्बारे की तरह है। आप उस गुब्बारे पे 2 डॉट बना देते हैं। जैसे जैसे गुब्बारा फूलेगा वैसे वैसे वो 2 डॉट एक दूसरे से दूर जाएंगे। अगर आप उन 2 डॉट्स के बीच में एक लाइन बना देते हैं तो जैसे जैसे गुब्बारा फूलेगा वो लाइन भी बड़ी होती दिखेगी। अब कुछ देर के लिए मान लीजिए वो गुब्बारा ही बिग बैंग है और उसके फूलने की शुरुआत बिग बैंग की शुरुआत है। लेकिन आप कहेंगे कि उस गुब्बारे को फूलने के लिए भी तो स्पेस चाहिए, वो भी तो किसी कमरे में ही फूलेगा। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि टाइम और स्पेस उस गुब्बारे के अंदर या बाहर नहीं है। टाइम और स्पेस उस गुब्बारे का सरफेस है जो पूरा यूनिवर्स बनाता है। सारी आकाशगंगाएं, सारे प्लैनेट्स उस गुब्बारे के सरफेस पर हैं। या यूं कह लें कि उस गुब्बारे का सरफेस ही टाइम और स्पेस का फैब्रिक है। यानी कि टाइम और स्पेस का फैब्रिक मिलके ही उस गुब्बारे का सरफेस बनाते हैं, और वही गुब्बारा फैल रहा है। और जैसे जैसे वो गुब्बारा फैलता जाता है वैसे वैसे वो स्पेस भी बढ़ता जाता है। और आप उस सरफेस से अलग नहीं हैं, क्योंकि वो सरफेस ही स्पेस और टाइम है, और सारी चीजें, सारे प्लैनेट्स उस सरफेस का हिस्सा हैं। उस सरफेस के खिंचने के साथ साथ सारी गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं, जैसे गुब्बारे पे वो 2 डॉट दूर जा रहे हैं। यानी आप और मैं, दुनिया का एक एक एटम उस स्पेस का हिस्सा है, और उस खिंचावट से वो हर चीज खिंचती है। आप और मैं भी स्पेस की खिंचावट से खिंचते हैं, लेकिन ये असर बहुत बड़ी दूरी पर दिखाई देता है, जैसे 2 आकाशगंगाएं। और आप और मैं और ये प्लेनेट उस दूरी के आगे कुछ भी नहीं है, और इतनी कम दूरी पे ग्रेविटी हावी हो जाती है और उस खिंचावट को नेग्लेक्ट कर देती है, और उस खिंचावट का असर हमें नहीं दिखाई देता है। लेकिन आकाशगंगाओं में आप उस असर को देख सकते हैं। चलो मान लिया बलून एक बिग बैंग की तरह है, लेकिन वो बलून कहाँ पे फूल रहा है? हम ऐसा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि हम दुनिया को 3D में देख रहे हैं। हम 3 आयामी दुनिया में रहते हैं और उसके हिसाब से ही सोचते हैं। टाइम और स्पेस बिग बैंग के साथ ही बने थे। स्पेस बिग बैंग से पहले था ही नहीं, क्योंकि स्पेस बिग बैंग ही बना रहा है। उस बलून की सरफेस ही स्पेस है जो कि फैल रही है। उस बलून के अंदर या बलून के बाहर कुछ नहीं है। आप उस बलून में सिर्फ 2D में ट्रैवल कर सकते हैं।
सिर्फ उसकी सरफेस पे, 3D में नहीं, क्योंकि वो बलून किसी और डायमेंशन में फूल रहा है जहाँ टाइम और स्पेस नहीं है। और क्योंकि हम सोच ही नहीं सकते हैं कि वो डायमेंशन कैसा होगा, तो बिग बैंग कहाँ पे हुआ इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि बिग बैंग किसी स्पेस में हुआ ही नहीं था, वो किसी और डायमेंशन में हुआ था। और क्योंकि 3D यूनिवर्स की हर चीज उस यूनिवर्स से ही जुड़ी है, इस स्पेस और टाइम के फैब्रिक से जुड़ी है, इसलिए आप उस फैब्रिक को कभी पार कर ही नहीं पाएंगे। और बलून के अंदर या बाहर जाना उस फैब्रिक को पार करने जैसा ही है। आप उस बलून के सरफेस पे ट्रैवल कर सकते हो, उसके अंदर नहीं जा सकते हो और ना ही उसके बाहर। और कोई भी मटेरियल चीज इस सरफेस को नहीं छोड़ सकती है, क्योंकि वो खुद उस सरफेस का हिस्सा है और वो सरफेस उनसे ही बनता है। और आप इस चीज को तभी समझ पाएंगे जब आप दुनिया को सिर्फ 3D की नजर से नहीं, बल्कि दूसरे आयाम की नजर से देख पाएंगे। और अगर आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए और गहराई से सोचिए, तभी आपको ये बात समझ में आएगी। क्योंकि ये इतनी सीधी बात नहीं है जो इतनी आसानी से समझ में आ जाए। और पॉसिबिलिटी ये भी है कि बिग बैंग हर वक्त होते रहते हैं, जिससे मल्टीपल यूनिवर्सेस क्रिएट होते हैं। लेकिन क्योंकि हर यूनिवर्स अपना खुद का बबल बनाता है और दो यूनिवर्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, बल्कि दूसरा आयाम होता है, तो आप एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स के बीच में कभी ट्रैवल कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि हमारी फिजिकल बॉडी या यूनिवर्स की कोई भी फिजिकल चीज उस यूनिवर्स के टाइम और स्पेस फैब्रिक का हिस्सा होती है, या यूं कह ले उस स्पेस और टाइम के फैब्रिक से जुड़ी होती है। वो उसे कभी छोड़ ही नहीं सकती है और दूसरे आयाम में कभी जा ही नहीं सकती है। इसलिए एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल करना पॉसिबल है ही नहीं। और हर यूनिवर्स के अपने अलग नियम होते हैं। हर यूनिवर्स में फिजिक्स के नियम अलग तरीके से काम करते हैं। और अगर आपको स्पेस और टाइम का किसी और डायमेंशन में फैलना अजीब लग रहा है तो जरा सोच कर देखिए, टाइम और स्पेस भी तो एक डायमेंशन ही है, एक आयाम है। और हमारी यूनिवर्स में स्पेस 3D में है और इसीलिए आप उसमें ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। और अगर हमारे ब्रह्मांड में स्पेस 2D में होता तो आप उसमें ऊपर और नीचे नहीं जा पाते, सब कुछ एक सपाट कागज की तरह होता। और अगर स्पेस 1D में होता तो हम सिर्फ सीधी लाइन में चल पाते, ना दाएं मुड़ पाते और ना बाएं मुड़ पाते और ना ही कुछ देख पाते, बस सीधा आगे बढ़ते जाते। और अगर आपको ये भी अजीब लग रहा है तो जरा सोच कर देखिए, टाइम भी तो एक डायमेंशन है, लेकिन वो हमारे ब्रह्मांड में कैसा है, सिर्फ 1D में, यानी लीनियर, एक सीधी रेखा जिसमें आप सिर्फ आगे चल सकते हैं। जो बीत गया वो दोबारा नहीं आता है और जो आने वाला है वो दिखाई नहीं देता है। अब आप कह सकते हैं कि इसमें अजीब क्या है, ये तो नॉर्मल है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, ये नॉर्मल इसलिए लगता है क्योंकि हम इसी के साथ पैदा हुए हैं और इसी को जीते आए हैं। अगर कोई आपको कहे कि समय में आगे पीछे चला जा सकता है तो शायद आप चौंक जाएंगे। लेकिन अब आप कल्पना कीजिए कि एक ऐसा ब्रह्मांड है जिसमें टाइम भी 3D में फैला हुआ है, जैसे हमारे ब्रह्मांड में स्पेस 3D में फैला हुआ है। जैसे हम स्पेस में कहीं भी जा सकते हैं, वैसे वो टाइम में कहीं भी जा सकते हैं। वो पास्ट में जा सकते हैं या कोई अल्टरनेट फ्यूचर देख सकते हैं, जैसे हम लोकेशन चेंज करते हैं। और वहां अगर आप ये बताएं कि ब्रह्मांड में टाइम सिर्फ 1D में होता है तो उन्हें भी शायद उतना ही अजीब लगेगा जितना आपको अभी 3D टाइम वाली बात अजीब लग रही है। और अगर किसी यूनिवर्स में स्पेस 1D में है तो उनके लिए 3D स्पेस भी उतना ही अजीब है जितना हमारे लिए 3D में टाइम अजीब है। वो स्पेस में वैसे ही चलते होंगे जैसे हम टाइम में चलते हैं, एक ही डायरेक्शन में। और तीसरा सवाल कि बिग बैंग के होने से 1 घंटे पहले या 1 साल पहले क्या था, तो इसका जवाब दूसरे सवाल में ही छुपा था कि बिग बैंग के होने से 1 साल पहले या 1 घंटे पहले कुछ नहीं था, बस कोई दूसरा आयाम ही था। क्योंकि समय भी बिग बैंग के साथ ही बना है। बिग बैंग के पहले समय नहीं था, बस वो चौथा आयाम था जिसमें बिग बैंग हुआ था। लेकिन अभी सवाल खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि अगर बिग बैंग हुआ तो बिग बैंग किया किसने? किसने डिसाइड किया कि बिग बैंग 13.8 अरब साल पहले ही होगा, 18.8 अरब साल पहले नहीं होगा? कौन ये डिसाइड करता है कि बिग बैंग होगा या नहीं होगा? इन सवालों के जवाब के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत जल्दी इस पे भी वीडियो बनाऊंगा। जैसे ही 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे मैं वीडियो बना दूंगा।